हेलो फ्रेंड, दिस इज पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। साइंस में जो फिजिक्स का हमारा सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली 5-6 चैप्टर जो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप सभी को पता है कि एक नोटिफिकेशन आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड वर्सेस पीटीसी को लेकर। तो अभी बीएड वालों को जो है वहाँ पे इनवैलिड कर दिया गया है, या कह सकते हैं अमान्य किया गया है। तो अभी जो बीपीएससी में जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है बीएड वाले स्टूडेंट हैं, जब तक बीपीएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप लोग अपना कंटिन्यू तैयारी रखिए, और जो भी डिसीजन होगा वो बाद में हम लोग देखा जाएगा। अभी तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन बीपीएससी की तरफ से आया नहीं है। तो आई होप जो है हो सकता है कि जैसे नोटिफिकेशन उन लोगों ने निकाला था तो उसमें उन्होंने लेबल नहीं किया था बिहार में कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो भी पेंडिंग होगा, उन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया था। तो हो सकता है कि जो है अभी इस वैकेंसी में जो है ऐसा ना हो, और अगर होता भी है तो फिर देखा जाएगा। और कोई वैकेंसी आएगी जो बीएड से रिलेटेड रहेगी तो हम लोग उसमें जो है अच्छे से तैयारी करेंगे। तो चलिए आज के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। होपलेस नहीं होना है, बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है, ठीक है। चलिए अभी ईएमआरएस की वैकेंसी आने वाली है, उसमें तो सिर्फ बीएड वाले एलिजिबल है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कार का मात्रक क्या है। बहुत बार डिस्कस किया है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो जूल है, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F × S cos थीटा होता है, ठीक है। जब cos थीटा 90 डिग्री का होगा तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 होगा। लेकिन जब 0 डिग्री का होगा तब ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलिए तो कार का मात्रक क्या है, जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, मात्रक यानी पार्सेक होती है, ठीक है। और प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, एक लाइट ईयर में 9.46 × 10⁻15 जो होता है मीटर होता है, ये हमको ध्यान रखना है। किलोमीटर रहेगा तो 10⁻12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा जड़त्व का माप करता है, तो कौन सा मात्रा जड़त्व का माप करता है इसमें आपको बताना है। तो ये मास होता है, द्रव्यमान जो होता है वो जड़त्व का माप करता है। चलिए नेक्स्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 2 लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो इसमें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दी हुई है और उसके से रिलेटेड यूनिट दी हुई है उसकी। तो देखते हैं कि किसका क्या यूनिट है। तो उच्च वेग जो है उसका यूनिट क्या है, मैक, ठीक है। मैप भी जो है वो वेलोसिटी को, साउंड की वेलोसिटी को मापने की इकाई होती है। मतलब इकाई नहीं होती है, कह सकते हैं हाई जो क्वालिटी की साउंड होती है उसको, उसमें हम लोग मैक से मेज़र करते हैं। जैसे कि अगर 1 मैक रहेगा तो वो कैसा साउंड होगा, वो सुपरसोनिक होगा। अगर 5 मैक से ऊपर होगा तो वो हाइपरसोनिक होता है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में मैक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अगर 1 से ऊपर है तो साउंड की जो प्रवृत्ति रहेगी वो कैसी रहेगी, सुपरसोनिक रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला मैच करते हैं हम लोग। तरंग दैर्घ्य का हम सभी जानते हैं, तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। प्रेशर का होता है पास्कल, और एनर्जी का होता है जूल। तो इससे रिलेटेड हम लोग मैच करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए का हमारा 1 जा रहा है, ए का 1, बी का 2, सी का 3। मतलब जहाँ 1 2 3 4 कंटिन्यू है उस पर हम लोग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पे भी दिया है, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दी हुई है, उसकी यूनिट दी हुई है। तो हम लोग डिस्कस कर देते हैं। तो चलिए जूल का बताइए। जूल का कार्य हो गया। वॉट किसका है, पावर का हो गया। पावर माने सामर्थ। पावर इज इक्वल, पावर जो होती है वॉट यूनिट जो होती है वो पावर की होती है, ठीक है। 1 सेकंड में कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की इकाई, उसको हम लोग पावर कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट एम्पेयर किसका है, तो करंट का है। वोल्ट किसका है, तो विभवांतर का है। कैलोरी किसकी है, तो ऊष्मा की है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इस तरह हम लोग मैच करते हैं। तो जूल किसका है, 3। ए का 3 कहाँ पे जाएगा, ए का 3 जा रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 2 लिस्ट दिया हुआ है, उसको हम लोग मैच करते हैं यहाँ पे। चलिए इससे हमारा जो यूनिट्स वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग अगर आपको वीडियो सुन लोगे तो फास्ट कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन का क्या होता है, न्यूटन मीटर नहीं होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। और कृत कार्य यानी कि इम्पल्स को कहते हैं, इम्पल्स होता है इज इक्वल टू F × T, ठीक है। तो इसका जो होता है न्यूटन, और सेकंड जो होता है इसका यूनिट होता है कृत कार्य का, ठीक। आवेग यानी आवेग किसको कहते हैं, आवेग यहाँ पे देखते हैं, उससे रिलेटेड हमको कुछ पॉइंट मिल जाएगा। त्वरण यानी एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए का 4 जहाँ पे होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो एक के ऑप्शन में ए का 4 है। और यहाँ पे जो थर्ड वाला पोर्शन है कृतकार, वो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, इम्पल्स को कहते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप। और जो आवेग है ऑप्शन नंबर लास्ट वाला ऑप्शन डी का 2 यानी न्यूटन सेकंड, यानी आवेग जो होता है, आवेग का इंग्लिश में नाम नहीं पता है लेकिन इसका जो होता है न्यूटन सेकंड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है, यानी टाइम को हम किससे मेजर नहीं करते हैं। तो अधिवर्ष, चंद्रमास, ये सब सारे हैं। प्रकाश वर्ष होती है वो समय की मात्रक नहीं है, ये लाइट ईयर का है, मतलब ये दूरी का मापक है, लाइट ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पार्सेक किसका ही है, तो अभी हमने डिस्कस किया, दूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता सही है। शक्ति की इकाई सही है, यानी पावर की एक यूनिट जो होती है हॉर्स पावर भी होती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। और
समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की ऊंचाई इकाई नहीं है, टेम्परेचर की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका है, तो ल्यूमेन जो है वो किसकी यूनिट है, ज्योति फ्लक्स की, यानी इंटेंसिटी फ्लक्स या कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे क्यूरी किसकी इकाई है, तो क्यूरी जो होती है क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता यानी रेडियो एक्टिव की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पास्कल की किसकी इकाई है, तो पास्कल यहाँ दाब की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैंडेला ये जो है इंटेंसिटी लुमिनस इंटेंसिटी का है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ज्योति तीव्रता याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल किसका है, जूल हमने डिस्कस किया, जूल वर्क का है, जूल एनर्जी का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, 1971 से लागू हुई, ये ध्यान रखना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ट्ज किसकी मापने की इकाई है, तो हर्ट्ज को हम फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं विद्युत मात्रा यानी विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो एम्पियर है, ध्यान रखना है, कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना ही चाहिए। लेंस की पावर को हम किससे मेजर करते हैं या इसकी यूनिट क्या है, तो एडाप्टर है, ये भी हमको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर से एक पावर जो होता है वो फोकल लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखना है। अगर पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घटेगा, अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है डेसिबल किसकी मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो डेसिबल से ध्वनि को हम लोग मापते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि डेसिबल जो है वो बेल की जो है वो छोटी इकाई है, यानी कि ध्वनि की मापने की इकाई क्या है, बेल से मापते हैं, लेकिन बेल बहुत ही लार्ज यूनिट है, इसीलिए इसका बेल का 1/10वां भाग हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग डेसिबल कहते हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में अगर बेल भी दिया रहेगा ना तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है एम्पेयर नापने की इकाई, एम्पेयर करंट, ठीक है, करंट की यूनिट क्या है, एम्पेयर। चलिए नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, त्वरण यानी एक्सीलरेशन। तो ये देखिए बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन भी है ये। तो त्वरण यानी एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन टाइम को हम लोग कहाँ देख पा रहे हैं, वही हमारा v-u/t, क्या ये इसमें से हमारा v+u/t, तो v+ नहीं होता, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v-u/t जो हमारा ये है राइट आंसर। तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है। पेपर में मेंशन नहीं है कि कैसा क्वेश्चन पुटअप होगा, तो कभी कभी छोटे से फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो फॉर्मूला याद रहेगा तो ये उसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। इसको हिंदी में अगर बात किया जाए तो हिंदी में इसको कहते हैं वेग परिवर्तन की दर, ठीक है। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेलोसिटी से कौन सी, यानी mv से, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, mv, तो संवेग यानी कि मोमेंटम और वेलोसिटी यानी मास हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जो मोमेंटम होता है वो mv होता है, ठीक है। तो जब हम वेलोसिटी को यहाँ मोमेंटम के नीचे लेके आएंगे तो ये मास का मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी जो होता है मास का डेफिनेशन बन जाएगा, या कह सकते हैं रेशियो जो बताएगा वो मास का बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो ऊर्जा का, रेखीय गति का, कोणीय गति का या बल का। तो प्लैंक कांस्टेंट में जो होता है कोणीय गति का जो होता है आयाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो अगर वो अचानक खड़ी हो जाएगी तो दोलन के आवर्तकालीन टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर लड़की झूला झूल रही है तो अगर वो खड़ी हो जाती है तो उसकी जो ग्रेविटी होती है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी, जिससे जो होता है जहाँ फॉर्मूला हम लोग एक जानते हैं T = √L/g, 2π√L/g, ठीक है। तो जी बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, हमारा आवर्तकाल कम हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोणीय वेग जो होता है अगर घूर्णन कर रहा है आके बैठ जाएगा तो उसका जो कोणीय वेग है वो कम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, कोणीय वेग का एक फॉर्मूला है v = r⍵ होता है, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। चलिए इससे रिलेशन पता चलता है और इससे जो होता है MCQs या न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है या गतिक ऊर्जा होता है क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वो 1/2 mv² होता है। तो अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे, वेलोसिटी डबल हो जाएगा तो 2 का पावर ये तो 4 गुना हो जाएगा ना काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, यानी गतिक ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा मास में अंतर, क्योंकि कैसे हम मास और द्रव्यमान का अंतर करेंगे। तो जो हमारा मास होता है वो चेंज नहीं होता है, कहीं पे भी चले जाए, वेट में डिफरेंस आता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। ऑप्शन नंबर 2 हम रीड करते हैं, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में
तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? तो न्यूटन का ये गति विषय का प्रथम नियम है, यानी फर्स्ट लॉ है न्यूटन का। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। बल की जो डेफिनेशन है, यानी फोर्स की जो डेफिनेशन है, वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही डेराइव होती है, ठीक है। और न्यूटन का जो फोर्स का जो इक्वेशन है, फोर्स इज इक्वल टू एम में, ये सेकेंड में जो है ये दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है, फर्स्ट जो है वो सेकेंड का ही पार्ट है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। तो एक्सीलरेशन जो होता है, सबसे पहली बात हम लोग फोर्स और एक्सीलरेशन में डिफरेंस देख लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है, यानी मास और एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि फोर्स के अनुक्रमानुपाती होता है एक्सीलरेशन, या बल के अनुक्रमानुपाती होता है, या बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है। तो जो एक्सीलरेशन होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम में है ना, तो ये इस पर डिपेंड करेगा, ठीक। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल जो होता है भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, या भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, कि बल का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए, समान नहीं होती है, अपोजिट दिशा होती है। तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, ऐसा नहीं है भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ठीक है, 2 और 3 हमें से थोड़ा सा मैच कर रहा था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे रहने चाहिए। यहाँ ही पर जोर दिया गया है, ठीक है। तो ये और ऑप्शन भी आपको अच्छे से रीड करना है। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए, हम लोग और भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैं जब इसको अपलोड करूँगी तो स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगी वीडियो की, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये कौन सा लॉ होता है? तो ये न्यूटन का तीसरा लॉ है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना जो होता है न्यूटन के तीसरा जो नियम है वो उसके कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जल में तैरना न्यूटन के तीसरे जो नियम है उसी के कारण संभव है, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया हर समय 2 अलग अलग वस्तुओं पर लागू होती हैं, ठीक है। अभी हमने जस्ट वाला क्वेश्चन जो हमसे अभी रॉन्ग हुआ है उसमें यही बात जो है वो कही गई है, और हमेशा ही लागू होती है, इस बात पर जोर दिया गया था। दोनों ऑप्शन में कितना सिमिलैरिटी था और आप लोगों ने देखा ही होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, और वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कोई पिंड जो होता है, कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया गया है? तो डेफिनेशन को जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से डिराइव किया गया है, व्याख्या किया है। तो गति के पहले नियम से, गति का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। और अगर इक्वेशन की बात आएगी कि इक्वेशन कौन से नियम से है, तो इक्वेशन दूसरे नियम से, एफ इज इक्वल टू एम ए का जो कॉन्सेप्ट है, एफ इज इक्वल टू एम ए का, वो जो है न्यूटन के दूसरे नियम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो इसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया का भी लॉ है, तो हमको ध्यान रखना है। जड़त्व का नियम भी उसको कहते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, क्योंकि एक जो वस्तु होती है वो अपनी स्थिति में बनी रहने का विरोध करती है, इसी को इनर्शिया कहते हैं, और ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो यहाँ पे बताया गया जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, गाड़ी खींचता हुआ घोड़साइकिल बल के कारण आगे बढ़ता है, तो किसके कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन रीड करते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसको गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, या घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, या घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो किस कारण जो है वो गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ है वो बल के कारण वो आगे बढ़ता रहता है घोड़ा, ठीक है। तो ये होता है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, यानी पृथ्वी जो घोड़े के पैरों पर बल आरोपित करती है उसके कारण जो है वो आगे बढ़ता रहता है, ठीक। तो ये ध्यान रखनी है, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, ठीक है। नेक्स्ट है, चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगती है, उसमें बैठे यात्री आगे की तरफ गिरते हैं। तो ये सब सारे एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है, डिफरेंटली एग्जाम में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है, और डिस्कस किया हुआ है आप लोगों ने जितने भी एग्जाम दिए होंगे साइंस जिसमें पूछा जाता है, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो कभी कभी गलत हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है, तो ये क्यों आगे आके गिर जाता है? तो इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है वो लागू होता है, या इसको फर्स्ट लॉ के थ्रू समझाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी वस्तु इनर्शिया में बनी रहने का विरोध करती है, हमारे नीचे का हिस्सा इनर्शिया में बनी रहने का विरोध करती है, इसलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, सेकंड जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो होता है न्यूटन के तीसरे नियम पर है, ये भी ध्यान रखना है। स्विमिंग करना वो भी तीसरे नियम पर है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। अगर चलती नाव से हम लोग उतर रहे हैं तो किस नियम पर होता है? तो वो भी नाव चलाना जो है वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? तो
गिरने का कारण होता है जड़त्व आघूर्ण, ठीक, या द्रव्यमान का संरक्षण नियम, या विराम जड़त्व, या गति का तीसरा नियम। तो विराम जड़त्व जो होता है वो इसका उदाहरण है। अभी जो क्वेश्चन था सेम है, बस लैंग्वेज चेंज है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं कितना ये घोड़ा एक अगर अचानक चलना प्रारंभ कर देता है तो गिरने की आशंका के कारण क्या है, तो यही चीज़ है। तो लैंग्वेज बदलेगा और सिचुएशन बदलेगा, है ना, लेकिन उसका मतलब आप कंसेप्ट समझ के रखिए कि इनर्शिया के कारण ऐसा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वीडियो की स्पीड में बढ़ा के रखूँगी, आप लोग चाहेंगे वीडियो की स्पीड में थोड़ा बढ़ा के ही वीडियो को अपलोड करूँगी, तो आप लोग स्लो करके देख लीजिएगा अगर आपको फास्ट लगेगा तो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एमबी हो जाता है तो फिर दिक्कत होता है वीडियो को अपलोड होने में। क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचता है, ताकि जो होता है वो टाइम को इंक्रीज़ कर सके, जिससे कि वो बॉल जो होता है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ सके, जिससे उसको चोट ना लगे, इसलिए वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल है, तो अभी हमने डिस्कस किया फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है। तो यहाँ मास और एक्सीलरेशन यानी द्रव्यमान और त्वरण का, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसकी यूनिट भी होती है, इसकी यूनिट होती है एक्सीलरेशन का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर ऐसे कह सकते हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और एक्सीलरेशन की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। दोनों का यूनिट आप लोग को ध्यान रखना है, यूनिट से ही हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमको यूनिट याद रहेगी तो एग्जाम में डायमेंशन निकालने में आसानी होगी। डायमेंशन बहुत टफ नहीं पूछेगा, यही नहीं सबका पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थों की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है, मात्रा वो अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो वेट घट जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो क्योंकि मास का हमने अभी रूल पढ़ा है कि मास चेंज नहीं होता है, वेट ही घटता बढ़ता है, तो इसको हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान से 1/6 होता है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि चंद्रमा पर यदि विस्फोट होता है तो क्या हम उसको सुन सकते हैं, तो सुन नहीं सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है। हमको दिखाई देगा, सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा, तो जैसे हम जानते हैं कि पोल पे जो होता है जी का मान सबसे मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे यानी भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो अगर हम पोल की तरफ जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जी का मान ध्रुवों की ओर जाते हुए बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन क्या है, क्वेश्चन पूरा रीड करते हैं। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो शरीर का वेट जो होता है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, या ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ये हमें बताना है क्या है यहाँ। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट आप लागू होगा, जैसे वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। तो जी का मान सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होगा, ध्रुवों पर होगा, ठीक है। तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला हमको याद करके रखना है, क्योंकि फॉर्मूला से हम क्वेश्चन वो घुमाएगा तो हम उसको रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है, तो इस कारण चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 किलो के वजन को जमीन से ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ने रखने के लिए किया गया कार्य क्या होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला था वर्क इज इक्वल टू एफ होता है, एफ कॉस थीटा होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऊपर की ओर यानी 90 डिग्री पे अगर हम उसको पकड़े हैं तो वर्क का जो कितना वर्क होगा, अगर 20 किलो का वजन वो उठाए 1 मीटर की ऊंचाई पर, तो वर्क शून्य हो जाएगा, क्योंकि उसने जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो वर्क भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है ना, एफ कॉस थीटा, यहाँ पे डी कह लीजिए या एस कह लीजिए, ये विस्थापन होता है। जब उसने विस्थापन नहीं किया तो यहाँ वर्क जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, ऐसा क्यों है, जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि वो उसने बल तो लगाया, उसने फोर्स तो लगाया, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो कार जो होता है वो शून्य हो जाएगा, कोई भी कार नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पहाड़ी पर चढ़ता है एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तेज चल सके, ऐसा नहीं है। फिसलने की संभावना कम होती है, शक्ति पावर जो होता है उसका वो कंजर्व होता है, या अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, तो अस्थायित्व बढ़ाने के लिए वो आगे की तरफ झुक जाता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए गिरती नहीं है ना, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हम लोग छोटे थे तो बहुत सब पूछता रहता था, क्योंकि गुरुत्व से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है आधार से होकर गुजरती है, ठीक है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, बेस से उससे गुजरती है, इसलिए वो गिरती नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि जो
4 से 3 डिग्री तक, अगर 4 से हम लोग 3 डिग्री की तरफ जाते हैं तो बर्फ़ जमने की जो प्रक्रिया के दौरान जो जल का घनत्व इसी टाइम में घटता है, बाकी बाद में फिर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि जमने के बाद उसका आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी डाट लगी बॉटल जमने पर टूट जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जमने पर बॉटल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है। अभी हमने डिस्कस किया आयतन बढ़ जाएगा जमने पर। ठीक है, इसी वजह से ये होता है, क्योंकि 4 से 3 डिग्री तक बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का जो डेंसिटी होता है वो घटता है और बाद में जो है उसका वैल्यूम बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए? तो अगर 9 से हम 3 पे कर देंगे तो 3 तक जाने में आयतन उसका क्या होगा? घटेगा, है ना। तो वैल्यूम पहले आयतन घटेगा, बाद में बढ़ेगा आयतन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? तो नाव के उस भाग के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है। जितना नाव ने पानी विस्थापित किया है उसमें तैरने के लिए उसी की सतह के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आर्किमिडीज का रूल यहाँ पे फॉलो होता है। नेक्स्ट 65 है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो छड़ी से पीटा जाए तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, या बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। फ्रैक्शन की वजह से हम जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि सेम कंसेप्ट यहाँ भी फॉलो होता है, क्योंकि बर्फ़ मुलायम एवं स्पंजी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बर्फ़ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है, ऐसा नहीं है। फ्रैक्शन होता ही नहीं वहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लकड़ी के सिलेंडर में, यानी कह सकते हैं सिलेंडर को खिसकाने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क से बल का पृष्ठछेद अधिक होता है, ऐसा नहीं है। लुढ़काना अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम है। जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार ऐसा नहीं है। तो ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे उसको जो है ढकेलना आसान होता है सिलेंडर को, क्योंकि वहाँ पे जब हम लुढ़काते हैं तो वहाँ पे जो फ्रैक्शन फोर्स लगता है वो जब घसीटते हैं उस के कंपैरिजन में कम होता है, इसीलिए जो होता है लुढ़काना जो है वो आसान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? जब वो तैरता हुआ आएगा तो जहाज का स्तर जो होता है पहले जितना होगा, पहले जितना नहीं होगा। तैरेगा अगर कोई चीज़ तो उसका स्तर जो है वो ऊपर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों गिरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो कोई भी चीज़ डूबने वाला जो कंसेप्ट है वो आर्किमिडीज पर डिपेंड करता है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना, उस पर वो कोई दूसरी चीज़ तैरेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे का जो घनत्व है वो पारे से कम है, इसीलिए पारे में तैरता रहता है और पानी में डूब जाता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा।